गैस के रूप में। ईंधन गैस के रूप में। हाँ, क्या जैसे होता है एलपीजी या एसिटिलीन ये जलने में सहायक करता है, ऑक्सीजन दहन में सहायक उसमें? ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जितने भी हजार्ड है हमारे प्लांट प्रीमाइसेस के अंदर, उस हजार्ड के बारे में जानेंगे। और उस हजार्ड को जानने के बाद हम लोग उसको हैंडल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्लांट में आप काम करने आए हैं यदि वहाँ के हजार्ड के बारे में आपको ना पता हो, है ना, और उसको हैंडल कैसे किया जाए, ठीक है, तो हमें दूसरे को क्या बचाना, अपने आप को भी हम नहीं बचा पाएंगे जब तक हमें प्रॉपर जानकारी नहीं रहेगी तब तक। ठीक है, उधर जाने से मना किया भैया, उधर मत जाओ, उधर खतरा है। इधर आ थोड़ा यार जगह बना लो, यहाँ जगह पे हो मैक्सिमम जाएगा। सिलेंडर सारे प्रेशराइज रखे हुए। मैडम थोड़ा सा वो फायर एंड एक्सप्लोजन हजार्ड है। ठीक है, कौन सा हजार्ड? फायर एंड एक्सप्लोजन हजार्ड। आग लग सकती है, विस्फोट हो सकता है, तो फायर एंड एक्सप्लोजन हजार्ड तो पहला हजार्ड। दूसरा हजार्ड क्या, क्यों फायर एंड एक्सप्लोजन हजार्ड है? क्योंकि हम लोग कई सारे एक्सप्लोसिव गैसेस का यहाँ पर हैंडलिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम नेचुरल गैस के हैंडलिंग कर रहे हैं, जो गेल से हमें प्राप्त होता है, रॉ मटेरियल के रूप में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अमोनिया बनाने के लिए। ओके, उसके बाद आगे जब उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं तो वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है, अगेन वो एक्सप्लोसिव गैस है। ठीक है, तो पूरे प्लांटों में हाइड्रोजन की लाइन गई हुई है, नेचुरल गैस की लाइन गई हुई है, इसलिए यहाँ पे हमेशा फायर एंड एक्सप्लोजन हजार्ड एग्जिस्ट करता है हमारे प्लांट। ठीक है, दूसरा केमिकल गैस, केमिकल का रिसाव और टॉक्सिक गैस रिलीज। टॉक्सिक गैस में क्या आएगा? अमोनिया टॉक्सिक गैस है, क्लोरीन टॉक्सिक गैस है, इसी तरह से और भी कई सारी टॉक्सिक गैसेस का हम लोग यहाँ पर हैंडलिंग करते हैं। तो उसके लीकेज होने का खतरा हमेशा प्लांट में बना रहता है। कभी कोई प्लांट से लीक कर गया, कभी कोई मोटर के सील से लीक कर गया, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और केमिकल स्पाइलेज में क्या आ गया? हम यहाँ पे काफ़ी मात्रा में एसिड का भी भंडारण करते हैं। ठीक है, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, ये उसके बाद बेस का भी हम लोग भंडारण यहाँ पर करते हैं, तो इसके स्पाइलेज का खतरा बना रहता है। तो ये भी हमारा एक हजार्ड एग्जिस्ट करता है। तीसरा चीज़ हो सकता है नेचुरल क्लैमिटीज़, है ना, वो तो कहीं भी एग्जिस्ट करता है नेचुरल क्लैमिटीज़ का। ठीक है, बाढ़, भूकंप जो भी है ये चीज़। और कभी कभी क्या हो सकता है कि कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस ऑल हजार्ड, है ना, एक साथ ये सारे हजार्ड भी एक हो सकते हैं, है ना। कहीं फायर एंड एक्सप्लोजन हुआ, फायर एंड एक्सप्लोजन की वजह से क्या हुआ, बगल की पाइपलाइन में कोई अमोनिया की लाइन जा रही थी या अमोनिया जा रही थी किसी लाइन में, या उस एक्सप्लोजन की वजह से अमोनिया की लाइन फट गई, तो हमारा टॉक्सिक गैस रिलीज भी होना शुरू हो गया। फायर एंड एक्सप्लोजन तो हो ही चुका है, टॉक्सिक गैस का रिलीज भी होना शुरू हो गया। हो सकता है उसकी वजह से कोई और वेसल फट गया हो। ठीक है, तो केमिकल स्पाइलेज का भी खतरा बना रहता है। ठीक है, तो कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस ऑल हजार्ड, ठीक है, ये सारे एक साथ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, इनिशिएट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में इसको हैंडल करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग वर्क होता है, बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग वर्क होता है इन सारे हजार्ड को हैंडल करना। इन सारे हजार्ड को हैंडल करने के लिए आपके पास फुल्ली इक्विप्ड फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट, डेडिकेटेड फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है ना। फायर एंड सेफ्टी आपके पास प्रोफेशनल फायर एंड सेफ्टी फायर फाइटर्स हैं यहाँ पर, फायर सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। इसके अलावा जैसे आप लोग जब आप प्लांट में आते हैं, आप खड़े खड़े भी सोच रहे हो, भूख लग रही है, प्लांट में काम करने आए हो यार, है ना। अब वो क्लास वाला बहाना बनाना छोड़ो, है ना। मास्टर जी भूख लग रहा है, मास्टर जी प्यास लग रहा है, ठीक है, वो गया था, है ना। अब आप लोग नौकरी करने आए हैं, थोड़ा सा प्रोफाइल आपका चेंज हो रहा है ना। क्लास से निकल के आप अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि कुछ टेक्निकल बातों को हम समझ लें पहले,
कि आग सबसे पहले आग लगती क्या है, आग होती क्या चीज़ है, ठीक है। तो किसी भी फायर को इनिशिएट होने के लिए, कोई भी आग को लगने के लिए इसके मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्या चीज़ की? 3 कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्या क्या है वो 3 कंपोनेंट? एक करके वो ही बताओ, तुम बताओ। फ्यूल हीट ऑक्सीजन। फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। और जब तक ये तीनों आपस में एक तीसरे के संपर्क में नहीं आएंगे, है ना, और संपर्क, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे फ्यूल अवेलेबल है? जी अवेलेबल है या नहीं है? जी हैं? अरे मैं भी फ्यूल ही हूँ या नहीं हूँ? जी सर। यदि माचिस डाल दिया जाए तो आदमी जलेगा कि नहीं जलेगा? तो सर्वप्रथम तो हम ही लोग खड़े हैं, कपड़ा पहन कर खड़े हैं, और क्या चाहिए? जी सर। तो यहाँ पे कई सारे फ्यूल जलने वाली वस्तुएं हैं, घास है, फूस है, जी। रबड़ है, कई सारे मटेरियल हैं, है ना। अपन तो हैं ही खड़े, हैं? जी सर। तो फ्यूल यहाँ पर अवेलेबल है, हीट अवेलेबल है या नहीं है? है। हीट अवेलेबल है यहाँ पे, और ऑक्सीजन भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आग इनिशिएट क्यों नहीं हो रहा है ना? केमिकल रिएक्शन होगा सर। क्या? कौन सा केमिकल रिएक्शन आप करवाओगे इन तीनों? वहाँ कुछ तो दिख नहीं रहा है कोई केमिकल रिएक्शन। प्रॉपर रेशियो नहीं, एग्जैक्ट पॉइंट ये है कि प्रॉपर रेशियो नहीं है ना। प्रॉपर रेशियो मतलब हमें किसी भी चीज़ में आग लगने के लिए, दुनिया में कोई भी वस्तु जलती है तो सबसे पहले उसका वेपर कन्वर्जन होता है। क्या होता है? वेपर कन्वर्जन। कोई भी वस्तु है, चाहे वो ठोस है, द्रव है या गैस है ना, जब तक उसका वेपर कन्वर्जन स्टार्ट नहीं होगा तब तक ऑक्सीजन के साथ वो मिक्स नहीं होगा। जब तक वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स नहीं होगा तब तक एक्सप्लोसिव मिक्सर या फ्लेमेबल मिक्सर नहीं बनाएगा, है ना। चाहे हम कितना भी हीट दे दें तब भी उसमें फायर नहीं लगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, आप ये चीज़ को नोटिस किए होंगे कि किसी चीज़ में बहुत तेज़ आग लग जाती है, किसी चीज़ में बहुत देर से आग लगती है ना। गांव में आप देखेंगे, यदि क्या कहते हैं, जो नॉर्मल लकड़ी वाला चूल्हा जो होता है जिसमें कंडी वगैरह जलाते हैं, तो उस पर यदि माचिस जलाते हैं तो क्या वो तुरंत आग पकड़ती है? नहीं पकड़ती। लेकिन उसी में थोड़ा सा यदि पेट्रोल या डीजल डाल दें तो तुरंत आग पकड़ती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी वस्तु जिसका जितना जल्दी वेपराइजेशन स्टार्ट होगा, जितना कम हीट में जितना तेजी से वेपराइजेशन स्टार्ट होगा उतनी तेजी से उसमें आग लगेगी। एलपीजी गैस है, सबसे फास्ट आग लगेगी। पेट्रोल है, उससे थोड़ा सा स्लो, है ना। लकड़ी या कोयला या गोईठा, ये कंडी जिसको बोलते हैं, उसमें यदि आग लगाने की कोशिश करेंगे तो वो काफ़ी टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि उसको सफिशिएंट हीट चाहिए, इतना हीट चाहिए उसको कि उसका वेपर कन्वर्जन स्टार्ट हो, है ना। उसका वेपर कन्वर्जन स्टार्ट होने में ही उसको काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए उसमें फायर ज़्यादा देर से लगती है। जबकि एलपीजी जो होता है वो ऑलरेडी गैसियस फेज में होता है, वो तुरंत ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप कर लेगा और एक्सप्लोसिव मिक्सर बनाएगा, ठीक है। तो दुनिया में कोई भी सब्सटेंस जिस रूप में हमें जलता हुआ दिखता है उस रूप में जलता नहीं है, बल्कि उसका सबसे पहले वेपराइजेशन होता है। वेपराइजेशन होने के बाद वो ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप होता है। सफिशिएंट हीट चाहिए ताकि उसका वेपराइजेशन स्टार्ट हो। दैट्स क्लियर? जी सर। ओके। तो हमें फायर लगने के लिए, फायर को इनिशिएट करने के लिए फायर के 3 बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, इन तीनों का मिलना जरूरी है और आपस में प्रॉपर अमाउंट में मिलना जरूरी है। सफिशिएंट हीट रहेगा तभी वेपराइजेशन स्टार्ट होगा, है ना। जी सर। क्यों? एक लकड़ी का टुकड़ा लें और हम एक बार माचिस जलाकर उसको तुरंत बुझा दें, सफिशिएंट हीट उसको नहीं मिला तो वेपराइजेशन स्टार्ट नहीं होगा। वेपराइजेशन स्टार्ट नहीं होगा तो कंप्लीट फ्लेम देगा नहीं, वो फायर उसमें लगेगी नहीं। ओके। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा जो फायर का है पूरा प्रिंसिपल इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब फायर लगती कैसे है? जब तक ये तीनों वस्तु आपस में प्रॉपर रेशियो में मिलता है तो
फायर इनिशिएट होता है। अब जानेंगे कि फायर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। जनरली हम लोग गांव में, घरों में क्या देखते हैं, जलने वाली वस्तुएं क्या क्या रहती हैं? लकड़ी, कोयला, है ना? जो लकड़ी, हम कपड़े, daily रबड़, सामान जो हम लोग जैसा। यूज करते हैं घरों में, वही सब सारी चीज़ें जलती हैं, ठीक है। लेकिन हमारा इंडस्ट्री का फायर थोड़ा सा उससे अलग अलग हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कई सारे केमिकल की भी हैंडलिंग करते हैं। कई सारे केमिकल एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता है, कई सारे इंडोथर्मिक रिएक्शन में होता है, ठीक है। कई सारे केमिकल से भी हीट इवॉल्व होता है, केमिकल रिएक्शन से होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा इंडस्ट्री का फायर घरेलू आग से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसीलिए जलने वाली वस्तु के आधार पे, जलने वाली वस्तु के आधार पे कि कोई फायर हुई है, उसमें कौन सी वस्तु जल रही है, इन्वॉल्व कौन सी वस्तु है, उस आधार पे फायर को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? क्लास ए फायर, क्लास क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, ठीक है। तो क्लास ए फायर के बारे में सबसे पहले जानते हैं। क्लास ए फायर क्या होता है? ठीक है। ये सारी वस्तुएं क्या है? सॉलिड, ठीक है। मेन चीज क्या है? ये लोग, ये सारे क्या है? सॉलिड, सॉलिड फ्यूल है ना। तो क्लास ए फायर उस फायर को कहेंगे, कोई चाहे नोट करना तो नोट भी कर लीजिएगा। क्लास ए फायर उस फायर को कहेंगे जिसमें जलने वाली वस्तु के रूप में कोई ठोस ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील वर्ड ऐड करना जरूरी है। ज्वलनशील ठोस पदार्थ होना चाहिए, ज्वलनशील भी होना चाहिए, है ना। हम लोहे में आग लगाएंगे, लगेगा उसमें? ठोस तो वो भी है, ठीक है भैया। तो जलने वाली ठोस पदार्थ इन्वॉल्व हो, वैसे फायर को हम क्लास ए फायर बोलेंगे, ठीक है। जैसे कोयला, लोहा, है ना, कागज हो गया, लकड़ी हो गया, जो भी, ये सारी चीज़ें जलने वाली ठोस वस्तुएं हैं। तो क्लास ए फायर उसको कहेंगे जिसमें जलने वाली ठोस वस्तुएं इन्वॉल्व हो, वो वैसे फायर को हम क्या कहेंगे? क्लास ए फायर बोलेंगे। क्लास बी फायर क्या हुआ? लिक्विड, लिक्विड फायर। सिर्फ लिक्विड नहीं, उसके साथ वर्ड जोड़ना, कंबस्टिबल लिक्विड, ज्वलनशील, ठीक है। ज्वलनशील द्रव पदार्थ, हिंदी में द्रव बोलते हैं ना उसको, द्रव पदार्थ, द्रव या द्रव्य, द्रव्य में तीनों आ गया, तीनों आ गया, लिक्विड गैस तीनों आ गया, द्रव, ठीक है। इंग्लिश में समझाइए सर। ठीक है। तो कंबस्टिबल लिक्विड, वैसा फायर जिसमें कंबस्टिबल लिक्विड इन्वॉल्व हो, वैसे फायर को हम क्लास बी टाइप फायर में हम कंसीडर करते हैं, है ना। उसमें ये सारे लिक्विड आ गए, पेट्रोल, केरोसिन, है ना, नेफ्था, डीजल, ये सारी चीज़ें, कुकिंग ऑयल भी कर सकते हैं। ये सारी लिक्विड, कंबस्टिबल लिक्विड जो है इन्वॉल्व होते हैं क्लास बी फायर। क्लास सी फायर कौन सा फायर होता है? गैसियस फायर, कंबस्टिबल गैस, है ना। आर्गन जलता है? नाइट्रोजन, हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन कौन बोला जलता है? ये बोला हाइड्रोजन में कहाँ बोला? हाइड्रोजन तो जलता है यार, जलता है कि नहीं जलता है? नाइट्रोजन नहीं जलता। हाइड्रोजन जलता है। हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल गैस, नाइट्रोजन इज नॉट कंबस्टिबल गैस, CO2 इज नॉट कंबस्टिबल गैस, CO इज कंबस्टिबल, कार्बन मोनोऑक्साइड इज कंबस्टिबल, CO2 इज, ठीक है। तो वैसा फायर हम तीसरा टाइप का बता रहे हैं ना, क्लास सी फायर। तो क्लास सी फायर जिसमें कंबस्टिबल लिक्विड इन्वॉल्व, कंबस्टिबल फ्लेमेबल लिक्विड इन्वॉल्व हो, सॉरी गैस, गैस के बारे में क्लास सी फायर ना। तो गैस, ये फ्लेमेबल गैसेस इन्वॉल्व हो, वैसे फायर को हम क्लास सी टाइप फायर बोलेंगे। उसमें LPG, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। क्लास डी फायर जो होता है वो जनरली मेटेलिक फायर है, बट वो यहाँ सर्दी में लिक्विड और गैस दोनों रहते हैं? नहीं, सिर्फ लिक्विड, सिर्फ लिक्विड। लिख के आया वो पता है क्या? इसको हम बाद में देखेंगे, डिटेल बाद में। मैं सिर्फ मोटा मोटी आइडिया आपको दे रहा हूँ, बाकी उसके डिटेल में वो क्यों है नहीं है उस पर बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है।
क्लास डी फायर क्या हुआ? वैसा फायर जिसमें कंबस्टिबल मेटल इन्वॉल्व हो, है ना। हम शादियों में या दीपावली में पटाखा छोड़ते हैं तो पटाखे कलरफुल जो वो कलर जो दिखता है मुझे वो किस वजह से? वो जो ये मेटल के बुरादे होते हैं, फॉइल जो होता है उसकी वजह से। उसमें सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, ये सब सारे जो हैं कंबस्टिबल मेटल, ठीक है। इसके फॉइल का इस्तेमाल उन पटाखों में किया जाता है और जब वो जलता है तो वो अलग अलग कलर हमें देता है, ठीक है। तो वैसे फायर को हम क्या कहेंगे? क्लास डी फायर सी डी फायर और कंबस्टिबल मेटल, कंबस्टिबल मेटल, ठीक है। कंबस्टिबल मेटल फायर जब भी होगा, है ना, तो जनरली वो नॉर्मल टेम्परेचर पे तो नहीं होगा, है ना। उसके लिए हाई अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, है ना, ऑलमोस्ट 1000 डिग्री से एबव, मोर देन 1800 और मोर 1000 से एबव होना चाहिए, तभी जाके वैसा मेटेलिक फायर हो सकता है, जो कि यहाँ पे तो संभव नहीं है। वो जनरली कहाँ, जहाँ पे मेटल शीट तैयार करने का कार्यक्रम होता है, परमाणु संयंत्र में कर सकते हैं, होता है, ठीक, हो सकता है, ठीक है। मतलब हाई अमाउंट ऑफ हीट जहाँ पे अवेलेबल हो वहाँ पे ही ऐसा फायर एग्जिस्ट करता है। जैसे तुम्हारा ये सेल जो कंपनी है वहाँ मेटलिक शीट तैयार करते हैं, है ना, मेटल का वर्क काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चार तरह का क्लास होता है। इसके अलावा कहीं कहीं आपको के टाइप का मिलेगा, कहीं ई टाइप का मिलेगा, है ना। बेसिकली क्या है कि 4 ही तरह के फायर होते हैं। बाकी दुनिया में अलग अलग तरह का स्टैंडर्ड है, कोई फायर में भी बहुत सारे स्टैंडर्ड है ना। हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो हम लोग IS को फॉलो करते हैं, अमेरिका वाला NFPA फॉलो कर रहा है, यूरोपियन यूनियन का स्टैंडर्ड। तो सब लोग अपने हिसाब से अपनी अपनी कहानी लिख रखा है। इज इट क्लियर? सब लोग अपने हिसाब से अपना अपना स्टैंडर्ड बना रखा है। सबका अपना स्टैंडर्ड पढ़िएगा तो किसी ने और कुछ क्लासिफिकेशन कर रखा है, किसी ने, जैसे आप अभी आप लेकर आ रहे थे कि इसमें सर ऐसा है, तो वो कहीं और उसकी कहानी कुछ और है, उसकी कहानी कुछ और है। ओके, बेसिकली ये 4 तरह के फायर होते हैं और इन्हीं चारों तरह के मैक्सिमम फायर जो है इन्हीं चारों क्लास में एग्जिस्ट करता है। इसी चारों क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ फायर हम इसलिए करते हैं, क्यों करते हैं उसके पीछे रीज़न है। क्योंकि एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि जलने वाली वस्तुएं क्या इन्वॉल्व है ना। क्योंकि हर एक क्लास के फायर को बुझाने के लिए एक ही तरीके का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे लिक्विड वाली कोई आग है, केरोसिन वाली आग है, उस पर आप पानी डालोगे तो बुझेगा? नहीं सर, क्यों नहीं बुझेगा? फ्यूल का ही काम। अलग अलग हैं, उसको बुझाने के तरीके भी अलग अलग होंगे। उसको बुझाने के लिए जो मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, आग बुझाने वाली मीडिया, आग बुझाने के लिए भी हम लोग कई तरह के मीडिया इस्तेमाल करते हैं, है ना। आज तक न्यूज़ चैनल, ईच एंड एवरीथिंग आर अवेलेबल है, ओके। तो अलग अलग वो मीडिया हमारे पास भी अवेलेबल है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर्स जो देख रहे हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया अवेलेबल है, ठीक है। किसी में DCP पाउडर है, ड्राई केमिकल पाउडर अवेलेबल है, किसी में CO2 गैस भरा हुआ है, किसी में फोम भरा हुआ है, किसी में नाइट्रोजन गैस भरी है, किसी में CO2 गैस भरी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिफरेंट मीडिया अवेलेबल है, ओके। यस सर। और ये डिफरेंट मीडिया जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, पुट ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर एक फायर को, हर एक टाइप के फायर को सिर्फ एक ही एक्सटिंग्विशिंग मीडिया से हम बुझा नहीं सकते, ठीक है। हम पानी से तेल की आग को नहीं बुझा सकते हैं। क्यों नहीं बुझा सकते हैं? डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। पानी क्या होगा? पानी की डेंसिटी ऑयल की डेंसिटी से ज़्यादा होता है, तो वो क्या करेगा? तेल के पेंदे में जाकर, बॉटम में जाकर वो सेटल हो जाएगा और तेल ऊपर तैरता रह जाएगा और फायर हमारी लगी रहेगी, है ना। मैं सोच रहा हूँ कि भाई पानी तो मैं डाल रहा हूँ, आग पे क्या जनरली दिमाग में क्या आता है जब आग लगती है? तो पानी डालो जनरली, है ना। अच्छा, इससे पहले हम लोग एक चीज़ और बताना मैं भूल गया।
जैसे आग लगने के लिए 3 कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है ना। फायर के जो 3 बेसिक कंपोनेंट हैं, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, है ना। हम लोग फायर में एक मॉडल का यूज करते हैं जिसको फायर ट्रेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फायर ट्रेंगल। ये मॉडल क्या कहता है, हम क्या बताता है हम लोगों को? मॉडल बताता है कि जिस तरह से एक ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं। और जब तक ये तीनों साइड एक तीसरे से नहीं मिलता, जब तक ये तीनों साइड्स एक तीसरे से नहीं मिलता है, तब तक वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, है ना। जब हम इस तीनों साइड्स को एक तीसरे के संपर्क में लाकर एक तीसरे के साथ अटैच करेंगे, तभी ट्रायंगल का निर्माण होगा, तभी ट्रायंगल बनेगा। और इस ट्रायंगल में किसी भी एक साइड को हम यदि वहाँ से हटा लें तो क्या होगा, हमारा वो ट्रायंगल इनकम्प्लीट हो जाएगा। हमारा ट्रायंगल क्या होगा? उसकी 3 टांगे रहेगी ही नहीं। एक टांग भी यदि उसका हटा लिए, एक साइड भी उसका हटा लिए, तो वो 2 टांग वाला बन जाएगा भैया। तो 2 टांग वाला तो ट्रायंगल हो ही नहीं सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है। तो जिस ढंग से किसी भी ट्रायंगल को कोई एक साइड हटा देने से उसको इनकम्प्लीट किया जा सकता है, उसी ढंग से फायर के भी जो तीनों कंपोनेंट हैं, उस तीनों कंपोनेंट्स में से किसी भी एक कंपोनेंट को भी यदि हम वहाँ से हटा लें, उस फायर से हटा लें, तो क्या होगा? आग पुट ऑफ हो जाएगी, बुझ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब हम किसी जलती हुई आग पे पानी डालते हैं तो हम क्या उसका कंपोनेंट हम उसके हीट को हम ख़त्म करते हैं। उसके हीट को हटाने का काम हम करते हैं। तो ज्यों-ज्यों हीट उसका कम होते चला जाएगा, वेपराइजेशन उसका धीरे धीरे कम होते चला जाएगा, और वो आग धीरे धीरे एक टाइम पे आके वो पूरी तरह से बुझ जाएगी। ओके, इसमें कोई डाउट है? नहीं है। ठीक है। उसी ढंग से किसी का फ्यूल हटाकर, मान लीजिए कोयले का एक ढेर है ना, तो जितना कोयला जल रहा है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सारे कोयले को तो हटा सकते हैं। बाकी सारे कॉटन के ढेर में आग लगी तो बाकी कॉटन को तो हटा सकते हैं, या किसी भी चीज़ के ढेर में आग लगी है तो हम सेग्रीगेट तो कर सकते हैं, हटा सकते हैं जितना में आग नहीं लगी है ना। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि उसके फ्यूल को हटा रहे हैं, है ना। जितनी फ्यूल में आग लगी हुई है उसको हम छोड़ देंगे, या उसको बाद अलग से हम बुझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और तीसरा ऑक्सीजन एक कंपोनेंट ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन को कैसे हम करेंगे? ऑक्सीजन वो तो ओपन एटमॉस्फेयर में हर एक जगह अवेलेबल है। तो जब भी यदि हम उस फायर पे किसी भी माध्यम से यदि हम उसका ब्लैंकेटिंग कर दें, क्या कर दें? ब्लैंकेटिंग कर दें, उसके ऊपर कोई कंबल या चादर कोई इस ढंग से। आप देखे होंगे गांव में कभी कभी आग को बुझाने के लिए लोग क्या करते हैं, पानी अवेलेबल नहीं रहता है तो आग को पीटना स्टार्ट करते हैं ना। वो क्या करते हैं, उसके पीछे रीज़न यही है कि जब आप तेज़ी से किसी फायर पे आप स्ट्राइक करते हैं तो क्या कुछ देर के लिए वहाँ का ऑक्सीजन उसको मिलना बंद हो जाता है और वो आग बुझ जाती है। इस टेक्निक को गाँव में काफ़ी लोग, जब खास करके खेत वगैरह में, गेहूं के खेत में आग लग जाती है तो पानी अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो वैसी सिचुएशन में ये काम करते हैं ना। ठीक है। तो हम किसी भी तरह के तरीके से, चाहे ब्लैंकेटिंग करके, जैसे भी हो, चाहे वो यदि कोई क्लोज एरिया में फायर हुई है तो उसके अंदर यदि हम कोई इनर्ट गैस का हम छिड़काव करें, उसके अंदर भर दें, तो क्या होगा, ऑक्सीजन अपने आप उसको मिलना बंद हो जाएगा, या प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, वो धीरे धीरे करके आग बुझ जाएगी। तो जिस ढंग से तीनों के मिलने से आग लगता है या इनिशिएट होता है, उसी ढंग से इस तीनों जो फायर का जो बेसिक तीनों कंपोनेंट है, उस तीनों कंपोनेंट में से किसी एक कंपोनेंट को भी यदि हम किसी तरह से अलग करने में कामयाब हो गए तो हमारा फायर बुझ जाएगा। नहीं लगेगा, नहीं लगी हुई तो है ही, है ना, वो बुझ जाएगा। ठीक है। ये एकदम दिमाग में क्लियर है ये चीज़ें, है ना, कि हमें किसी एक कंपोनेंट को रिड्यूस करनी है तो हमारा आग वो बुझ जाएगा। ठीक है। अब
उस तीनों को ये इस तीनों विधि का नाम है। इस तीनों को अलग अलग कटअप करने के लिए तीनों का बुझाने का तरीके का एक अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे क्या क्या नाम है तुम बताओ, तुम तो पढ़ कर आए हो। स्टारवेशन में क्या हुआ? स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? स्टारवेशन में सप्लाई कट करते हैं। हाँ हाँ बोलो। पहला भूखा मरना, दूसरा दम घुटना, तीसरा स्टारवेशन मतलब भूखे मारना। स्टारवेशन मतलब भूखे मारना, या मारना फायर को भूखे मारना। फायर को क्या खाना देना? खाना उसका क्या है? फ्यूल है उसका। उसके फ्यूल को यदि हम फायर से अलग कर दें तो इस विधि को क्या कहेंगे हम? स्टारवेशन विधि। ठीक है। दूसरा बताया आपने स्मूदरिंग। स्मूदरिंग मतलब दम घोंट कर मारना। ठीक है, एकदम दम घोंट कर मारना मतलब किसी भी तरह से उसके ऑक्सीजन के सप्लाई को हम कटअप कर दें, है ना, उसे ऑक्सीजन मिलना। आपने बचपन में वो ये एक्सपेरिमेंट मास्टर जी आपको बताए होंगे। 8वें क्लास में हम लोग पढ़ते थे कि एक जलती हुई मोमबत्ती को यदि हम ग्लास से ढक देते हैं तो क्या होता है, कुछ देर बाद वो बुझ जाती है। उसके पीछे क्या रीज़न है? जो ग्लास के अंदर जो ऑक्सीजन थोड़ा बहुत बचा, थोड़ी देर तक जला, उसके बाद ख़त्म कहानी, वो आग भी बुझ गई, है ना, हमारी मोमबत्ती बुझ गई। ठीक है, जितना देर तक ऑक्सीजन था जला, उसके बाद खत्म कहानी। तो इस विधि को क्या बोलेंगे? स्मूदरिंग। क्या बोलेंगे? स्मूदरिंग। और तीसरा क्या है? कूलिंग। कूलिंग क्या हुआ? जब हम किसी फायर के हीट को किसी भी विधि से हम कम करें तो उस विधि को क्या कहेंगे? कौन सा? कूलिंग विधि। ठीक है, कूलिंग। कूलिंग मतलब ठंडा, है ना, ठंडा करना यानी उसके हीट को मारना। ठंडा करना, किसी भी फायर को ठंडा करना मतलब उसके हीट को ख़त्म करना, उसके हीट को रिड्यूस करना। इतना तक रिड्यूस कर देना कि उसमें वेपराइजेशन बन ही ना पाए, वेपराइजेशन उसका हो ही ना पाए, है ना। वेपराइजेशन तब स्टार्ट होगा जब उसमें हम ऊष्मा का प्रवाह बढ़ाते जाएंगे, है ना, ताकि वो अपने फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट तक पहुंच सके। इतना हीट दें है कि वो फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट तक पहुंच सके, तब जाके उसमें कंप्लीट, जब फायर पॉइंट पे पहुंचेगा तब जाके उसमें कंप्लीट फ्लेम देना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये चारों तरफ के जो फायर का वर्गीकरण जो 4 क्लास हमने बताया, ये चारों फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एक्सटिंग्विशिंग मीडिया अवेलेबल है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर्स अवेलेबल है। उसको अभी बारी बारी से हमारा एक बंदा आपको चलाकर दिखाएगा। ठीक है, आपको बुझाना कैसे है, आप किसी भी एक्सटिंग्विशर को चलाते कैसे हैं, उसके अंदर होता क्या क्या है। किसी भी एक्सटिंग्विशर के अंदर आप देख लीजिए 2 मीडिया अवेलेबल रहता है। ये एक्सटिंग्विशर है, ये डीसीपी पाउडर एक्सटिंग्विशर, इसको क्लास ए बी सी टाइप भी बोलते हैं। क्लास ए बी सी टाइप मतलब ये क्लास ए पे भी काम आएगा, क्लास बी टाइप में भी काम आएगा और क्लास सी टाइप में भी काम आएगा। और भाई ऐसे तबीयत खराब है मेरी, तुम और पकड़वा रहे हो। सर किशोरिया बनवाल बोल रहे हैं कि खुद आप ही चेक करो उसको एक्सप्लोजिमीटर से। तुम दे दिया ना, चेक कर दिया, आपको बता दिए, अभी फिर साहब है ना वहाँ पे, क्या बुला रहे हैं। ठीक है, इधर ला भाई, खाना है इधर, आ जा। ठीक है, ये क्लास ए बी सी टाइप है, यानी कि हम तीनों तरीके के फायर को हम इससे एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। क्लास ए फायर भी जिसमें कंबस्टेबल सॉलिड इन्वॉल्व हो, कंबस्टेबल लिक्विड क्लास बी टाइप, क्लास सी टाइप, है ना, तीनों तरह के फायर को हम इससे बुझा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या रहता है? दो मीडिया रहती है। एक को बोलते हैं एक्सटिंग्विशिंग मीडिया। क्या बोलते हैं? आग बुझाने वाली मीडिया। एक एक्सपेलिंग मीडिया। अब इसके अंदर पाउडर रखा है, तो पाउडर तो ऐसा तो नहीं है बोलूँगा पाउडर निकलने लगेगा, है ना। इट मीन्स कि हमें कुछ अरेंजमेंट ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो पाउडर बाहर निकले। ओके, तो इसको बाहर निकालने के लिए ये प्रेशराइज किया जाता है। इसको 15 से 16 केजी 15 से 16 बार पे इसको प्रेशराइज किया जाता है। 16 से 17 बार इसके अंदर ऑपरेटिंग प्रेशर होता है। ठीक है, तो जब हम इसके नोजल को ऑपरेट करते हैं, है ना, तो उस एक्सपेलिंग मीडिया की वजह से, एक्सपेलिंग मतलब जो उसके पाउडर को बाहर एक्सपेल करे, एक्सटिंग्विशर के अंदर से, इस कंटेनर के अंदर से उसको
एक बाहर की तरफ एक्सपेल करे, उसको क्या बोल देंगे, एक्सपेलिंग मीडिया। और जो पाउडर जिससे आग बुझानी है वो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया। ठीक है, इसमें दो तरह की मीडिया है, कौन कौन, एक्सपेलिंग मीडिया और एक्सटिंग्विशिंग मीडिया। ठीक है, तो ये बारी बारी से आपको इसी तरह से इसमें जो है ये इसको रख दो। हाँ, ये जो है हैंडल नहीं है, छोटा वाला ये CO2 एक्सटिंग्विशर। बेसिकली इसको क्लास सी टाइप फायर पे बी और सी, इस पे आप कहीं भी देखोगे बी और सी टाइप लिखा रहेगा इसमें, है ना, क्लास बी और क्लास सी। क्लास ए टाइप इसमें क्यों नहीं लिखा गया है? आप जलते हुए लकड़ी पे यदि गैस का छिड़काव करोगे तो उसके आग को बुझा पाएगा? ये क्यों नहीं बुझा पाएगा? अभी में 9, इसमें 15 से 16 केजी 15 से 16 बार का प्रेशर रहता है इसमें, पाउडर वाला में ऑपरेटिंग प्रेशर, है ना। इसमें सिर्फ और सिर्फ CO2 गैस भरी रहती है। इसमें CO2 गैस ही एक्सटिंग्विशिंग मीडिया भी है और एक्सपेलिंग मीडिया भी है, दोनों यही अकेला काम करता है ना। एक्सपेल करने का भी काम यही करता है, खुद को एक्सपेल भी करता है और खुद से आग बुझाने का। मैं डिस्कस कर रहा था कि यदि क्लास ए टाइप फायर है तो उस पर ये इस्तेमाल क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, है ना। क्योंकि जो ठोस वस्तुओं में जो आग रहती है उसको डीप सीटेड फायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीप सीटेड। वो अंदर आप ऊपर से लगेगा कि आग तो बुझ गई, आप यदि इसको चला भी दोगे तो ऊपर से थोड़ा हो सकता है कुछ देर के लिए आग बुझ जाए, लेकिन अंदर ही अंदर फिर वो आग सुलगते रहती है और कुछ देर के बाद फिर से जब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा और वो फिर से आग कंटिन्यू है ना। इसका मतलब कि ऊपर की आग तो बुझ गई लेकिन अंदर तक ये पेनिट्रेट उसको नहीं कर पाया। तो हम कोई भी गैस का यदि हम उस पर छिड़काव कर रहे हैं, CO2 गैस या नाइट्रोजन गैस का छिड़काव कर रहे हैं, तो वो डीप सीटेड फायर के लिए, जो ठोस वस्तु वाली फायर होती है वो उसको डीप सीटेड फायर बोलती है। कोयले में आग, लकड़ी में आग, है ना, पेपर के थोक में आग, कॉटन में आग, ऊपर की आग बुझा देगा लेकिन अंदर तक वो, उसको बुझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पानी ही है जो कि पेनिट्रेट करके अंदर जा सकता है। यानी कि वैसे फायर को हम सिर्फ कूलिंग मेथड के थ्रू ही बुझा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें सिर्फ क्या लिखा हुआ है, बी और सी टाइप, बी और सी टाइप वाली फायर। वैसे फायर को हम इससे बुझा सकते हैं। इसके अंदर 60 बार प्रेशर होता है। 60 बार प्रेशर पे इसके अंदर हम 60 बार कहिए या ऑलमोस्ट 1000 PSI, क्या मैं बोल रहा हूँ, 1000 PSI इसके अंदर प्रेशर होता है ना। 1000 PSI पे इसके अंदर CO2 भरा जाता है और ये डिफरेंट कैपेसिटी में आता है। कोई 4.5 kg में है, ये 2 kg में है, ठीक है, कुछ 4.5 kg में है, ठीक है। उसके बाद 6.5 kg में है, उसके बाद 22.5 kg है ना। 4.5 भी है सर? 4.5 बता तो ना, 4.5 kg को ही 4.5 बोलते हैं, ठीक है जी सर। तो ऐसा है। तो ये क्लास बी और सी टाइप के फायर को बुझाने के लिए है। क्लास और वो DCP पाउडर क्लास ए बी और सी दोनों तरह के फायर को हम बुझा सकते हैं। अब हमारे पास एक फोम एक्सटिंग्विशर भी है जिसमें आप देखिए ये फोम लिखा हुआ है सर। DCP एक बार बता दीजिएगा। ड्राई केमिकल पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर जनरल नाम इसको क्या बोलते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर, ठीक है। और वो जो ड्राई केमिकल पाउडर होता है वो 5-6 केमिकल कंपोजिशन में आता है ना। जैसे हम लोग जनरली जो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं मैप का, मोनो अमोनियम फॉस्फेट का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं मोनो अमोनियम फॉस्फेट का। कई सारा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट होता है। इन सब पाउडर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह का कंपोनेंट वो पैकेट आता है इसका पाउडर का, इसको रिफिल भी करते हैं। ये ऐसा बदबू कर रहा है, निकल भी रहा है, ठीक है। ये फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल क्यों कहाँ करते हैं, जो लिक्विड फायर होती है ना। जैसे आपने कहा था ना कि जब हम पानी का इस्तेमाल करेंगे लिक्विड फायर पर तो क्या होगा, पानी अंदर बैठ जाएगा, नीचे चला नीचे जाएगा, सेटल हो जाएगा, भारी होने की वजह से नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाएगा
और आग ऊपर ऊपर तैरते रहेगी। तो ये फोम क्या करेगा? फोम उसके ऊपर एक ब्लैंकेटिंग का काम करेगा, लेयर बना लिया है ना। वेपराइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होगा? सरफेस तेल के बीच से तो स्टार्ट नहीं होगा, तेल के सबसे अपर मोस्ट सरफेस, जो सबसे ऊपर का सरफेस है, वहाँ पे वेपराइजेशन है ना। वहीं पे ऑक्सीजन भी कांटेक्ट में आएगा, वहीं पे हीट भी कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, वहीं पे हीट भी कांटेक्ट में आएगा। तो वेपराइजेशन उसके अपर सरफेस पे। तो हम क्या करेंगे, यदि इस फोम की पूरी तरह से उसके अपर सरफेस पे ब्लैंकेटिंग कर दें, है ना। फोम यानी फेना, झाग की यदि हम ब्लैंकेटिंग कर दें तो क्या होगा, उसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट खत्म हो जाएगा और दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। मतलब आग फुट ऑफ हो जाएगा। मृत्यु हो जाने का मतलब आग फुट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, वो सही जा रहा है अपने तरीके से, सही है। इसको चलाने का, इन सारे एक्सटिंग्विशर को चलाने, इसमें क्या है, एक फोम कंसंट्रेशन आता है, ठीक है, AFFF बोलते हैं हम लोग, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम, है ना। वो अलग अलग परसेंटेज में आता है, कोई 3% में, कोई 6% में, इस ढंग से वो आता है। एक फोम कंसंट्रेट आता है, 3 चीज़ के मिलने से फोम बनता है, एक वाटर, एयर और फोम कंसंट्रेशन। वाटर, एयर और फोम कंसंट्रेशन, इस तीनों के मिलने से क्या बनता है, फोम। फोम पूरी फोम बनती है, जिससे हम आग एक्सटिंग्विश करते हैं, ठीक है। इसका आप देखिए, तीनों का नोजल जो आप देखिएगा, नोजल देखकर भी हम पहचान सकते हैं कि कौन सा एक्सटिंग्विशर कहाँ पे इस्तेमाल करने है, ठीक है, कौन सा एक्सटिंग्विशर। अच्छा, यदि हम, ये हमारे पास फोम एक्सटिंग्विशर है और कोई इलेक्ट्रिकल फायर हुई है, हम क्या करेंगे, यदि फोम एक्सटिंग्विशर चला सकते हैं कि नहीं, उस पर चला सकते हैं? नहीं चला सकते, है ना। क्यों नहीं चला सकते हैं? इलेक्ट्रिकल फायर है तो क्या होगा, उसमें कंडक्टिविटी होती है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब DCP पाउडर है, आप बैठे हैं कहीं पे अपने ऑफिस में और कंप्यूटर पे फायर हो गई और हम, आपके पास दिख रहा है दीवार पे सिर्फ DCP एक्सटिंग्विशर, है ना। आप क्या करोगे, क्या करोगे उस समय? और कोई एक्सटिंग्विशर नहीं, सिर्फ DCP एक्सटिंग्विशर चला डालेंगे, हैं? चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? क्यों नहीं चलाएंगे? पाउडर हो जाएगा। हाँ जी, पाउडर में क्या करंट आएगा? मदरबोर्ड खराब हो जाएगा मशीन ही। मशीन हमारा खराब होगा। आप कीबोर्ड पे यदि पाउडर पूरा भर गया, आपके CPU के अंदर मदरबोर्ड पे पाउडर जाकर, ये इतना सूक्ष्म होता है कि इसका डस्ट जाकर अंदर चला ही जाएगा जब आप इसको ऑपरेट करोगे, है ना। थोड़ा बहुत आपके अंदर भी इनहेल होगा आपके श्वसन प्रक्रिया के थ्रू, ठीक है। तो ये हानिकारक नहीं है, इसको आप इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अपने ऊपर नहीं, आग बुझाने के ऊपर से, ठीक है। थोड़ा बहुत चला गया तो डरने की बात नहीं, ठीक है। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सामान को ये बर्बाद कर सकता है। यानी फायर फाइटिंग जब भी हम करें तो इफेक्टिव फायर फाइटिंग करनी चाहिए। कैसी फायर फाइटिंग? इफेक्टिव फायर फाइटिंग। अब हम गए कॉटन के ढेर में आग बुझाने, है ना, वहाँ पे हमें पानी मिला और पानी हमने पूरा कॉटन पे मार डाला, आग तो बुझ गई, है ना। जो कॉटन का मालिक, मिल का मालिक है, वो डंडा लेके दौड़ा रहा है, दौड़ाएगा कि नहीं दौड़ाएगा? भाई आग क्या तुमने बुझाया, तुमने तो पूरी, उससे बढ़िया जल ही जलता, है ना। तो हमें इफेक्टिव फायर फाइटिंग करनी चाहिए। कहने का मतलब कि कम से कम डैमेज हो और आपका आग भी बुझ जाए, कम से कम डैमेज हो, आपका आग भी बुझ जाए, इसी को इफेक्टिव फायर फाइटिंग बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आपके वो आग लगने से जितना नुकसान नहीं हुआ, उससे ज़्यादा नुकसान हमारे आग बुझाने से हो जाए, है ना। तो वो इफेक्टिव फायर फाइटिंग हुआ नहीं हुआ, फिर तो क्या मतलब था, जल ही जाता। वैसे भी बर्बाद हो रहा था, वैसे भी बर्बाद हो गया, है कि नहीं। चीनी का ढेर है, वहाँ जूट के बोरे में चीनी या प्लास्टिक के बोरे में चीनी, हमने गया पानी मार के पूरा एकदम चीनी की शरबत की बना डाला, है ना। तो इफेक्टिव फायर फाइटिंग हुआ? नो सर। ठीक है। तो हमें इसीलिए किसी भी फायर को बुझाने के लिए सिलेक्शन ऑफ एक्सटिंग्विशर्स आपके अपने बुद्धि विवेक पे ये जोर देकर कि भाई कौन सा एक्सटिंग्विशर हमें चलाना है ना। इलेक्ट्रिकल फायर पे हमें कभी भी फोम एक्सटिंग्विशर नहीं चला देना है,
डीसीपी एक्सटिंग्विशर नहीं चला देना है, पानी वाला एक्सटिंग्विशर नहीं चला देना है। वहाँ पे जब चलेगा CO2 चलेगा, है ना, या इलेक्ट्रिकली उसको पहले आइसोलेट करेंगे, है ना। बहुत बड़ी फायर हो गई है तो इलेक्ट्रिकली पहले आइसोलेट करेंगे, तब जाके पानी मारना हो, जो भी मारना हो आप मारिए, ठीक है। किसी भी एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए जो ये सिलेक्शन ऑफ एक्सटिंग्विशर, आपको मोटा मोटी आइडिया लग गया कि कौन सी आग पे कौन सा एक्सटिंग्विशर हमें इस्तेमाल करना है। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं सर। है ना, यानी हमें सिलेक्शन करना है एक्सटिंग्विशर का सही तरीके से, कौन सा एक्सटिंग्विशर हमें चलाना है, ठीक है। अभी क्या है कि आप लोग को बारी बारी से कुछ एक्सटिंग्विशर चलवा कर यहाँ पर दिखाए गए ये लोग, ठीक है नवीन। 4-5 एक्सटिंग्विशर, ये CO2 वाला ले लो, 4-5 एक्सटिंग्विशर DCP वाला, और बारी बारी से 3-3, 4-4 के लॉट में इन सबको इनसे चलवाओ। पहले एक चला के दिखा दो, पहले एक चला कर दिखाओ इन लोगों को, उसके बाद 5-2 बारी बारी से बुलाओ जो भी इंटरेस्टेड है एक्सटिंग्विशर चलाना। और एक्सटिंग्विशर चलाना सबको आना चाहिए। प्लांट में यदि काम करना है, एक्सटिंग्विशर पूरे प्लांट में इंस्टॉल हैं, इसीलिए इंस्टॉल किया जाता है कि जब आप फायर को फोन करोगे तब तक वो गाड़ी स्टार्ट करने से लेके उसको वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा। और आग को जितना जल्दी बुझा लिया जाए, है ना, आग को बढ़ने ना दिया जाए उतना अच्छा है। जितना देर करेंगे आग उतना फैलते चला जाएगा। तो एक्सटिंग्विशर्स जगह जगह इसीलिए इंस्टॉल किए गए हैं कि जिस आदमी ने सबसे पहली फायर को सबसे पहला टाइम में देखा, वो वहाँ के एक्सटिंग्विशर को उठा के उसी समय उसको एक्टिवेट करना है और एक्सटिंग्विशर से आग को बुझाने की कोशिश करनी है, ठीक है। इसीलिए पूरे प्लांटों में सभी जगह, हर ऑफिस में, हर जगह आप देखेंगे कि एक्सटिंग्विशर्स इंस्टॉल्ड हैं। वो कोई वॉल मॉनिटर होगा और अलग अलग कैपेसिटी में इंस्टॉल्ड है। और सब जगह आपको DCP वाला, फोम वाला, CO2 वाला, यही सब सारे एक्सटिंग्विशर्स आपको पूरे प्लांटों में आपको मिलेंगे। ओके जी सर। ठीक है। तो अभी उस तरफ है ना, यहीं पे आप लोग खड़े हो जाइए या थोड़ा छांव में खड़े हो जाइए। एक एक करके आपको बुलाएगा, पहले एक एक्सटिंग्विशर आपको चला के ये लोग दिखाएगा, बारी बारी से आप लोग चलाइए। ला उनको देना है।